Hello students and welcome to our language skill development classes। तो आज इस क्लास में हम चर्चा करेंगे हमारा क्लास 10th का 5th असाइनमेंट जो हमको जनवरी के महीने के लिए मिला है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये असाइनमेंट के 30 से 40% मार्क्स जो है वो बोर्ड एग्जाम्स में जुड़ेंगे, इसलिए हमको असाइनमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से हमको हल करना है और उसमें अच्छे मार्क्स हमको मिलने हैं। तो हमारा जो 5th असाइनमेंट है वो क्वेश्चंस और आंसर्स जो हमको लिखना है वो हमारे यूनिट 5 का रीडिंग बी और रीडिंग सी है। तो रीडिंग सी में हमारा है एडवेंचर्स ऑफ इब्न बतूता, और उस लेसन को आप अच्छे तरह से जान ले उसके लिए आप ऊपर दिए गए हमारे इस लिंक को देखेंगे और उसमें आपको पूरी स्टोरी अच्छे से पता चल जाएगी। उसी प्रकार से जो रीडिंग बी है सुम्बाज एडवेंचर, ये एक पोयम है, तो इस पोयम का भी हमने वीडियो बनाया है और आप लिंक के द्वारा इस पोयम का भी वीडियो को अच्छे से देख करके समझ सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन था, व्हाट डिड इब्न बतूता वांट टू डू व्हेन ही फेल इल इन कॉन्स्टेंटाइन। कॉन्स्टेंटाइन में जब इब्न बतूता बीमार पड़ जाता है तो वो क्या चाहता है। तो स्टोरी के हिसाब से इब्न बतूता जब बीमार पड़ जाता है कॉन्स्टेंटाइन में तो उसकी इच्छा यही होती है कि मैं बिस्तर में पड़ा रहूं और पड़े पड़े मेरी मृत्यु हो जाए। तो आंसर होगा, व्हेन इब्न बतूता फेल इल इन कॉन्स्टेंटाइन ही वांटेड टू गो टू बेड एंड डाई। दूसरा प्रश्न है, व्हाट डज वन लर्न बाय ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता। इब्न बतूता के अनुसार पूरे विश्व का ट्रैवल करने के बाद इंसान उससे क्या सीखता है। मतलब लंबी दूरी या विश्व का यात्रा करते करते कोई भी व्यक्ति या इंसान क्या सीखता है या उसको क्या सीखने को मिलता है। तो इब्न बतूता के हिसाब से कोई भी व्यक्ति अगर विश्व यात्रा पर निकले तो उसको बहुत सारे वंडरफुल टाउन्स और सिटीज देखने को मिलते हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोगों के साथ उसकी भेंट मुलाकात होती है, बहुत सारे उसको एक्साइटिंग थिंग्स करने का मौका मिलता है, और साथ साथ जब यात्रा के दौरान कुछ अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो जाती है या ऐसा अप्रिय वक्त आ जाता है तो उस वक्त का सामना करते हुए कैसे उस स्थिति से बाहर निकलना है ये भी व्यक्ति सीखता है। तो बाय ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड वन कैन सी वंडरफुल टाउन्स एंड सिटीज, मीट इंटरेस्टिंग पीपल, do exciting things and also learn to face and overcome odd times and situations। ये उसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हमको ये बोला गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द पोएम सुम्बाज एडवेंचर। सुम्बाज एडवेंचर जो है वो एक पोएम है जिसमें सुम्बा नाम का जो व्यक्ति है वो सोए सोए बहुत सारे सपने देखता है। और कैसा सपना? एडवेंचर का, कोई भी ऐसा साहसिक काम करने का या साहसिक यात्रा में जाने का वो स्वप्न देखते रहता है, करता नहीं है। तो वो स्वप्न में ही सोए सोए क्या क्या एडवेंचर कर लेता है उसका पूरा वृत्तांत इस पोयम में है। तो इसमें हमको 3 प्रश्न दिया गया है जिसमें हमको फिलअप्स है, वहां पर हमको खाली स्थान को पोएम में जो जानकारी है उससे हमको भरना है। तो सुम्बा थॉट अबाउट डैश बट स्टेज स्नूजिंग एंड ड्रीमिंग अबाउट देम। सुम्बा किस बारे में सोचता है लेकिन वो सोचते सोचते सोए रहता है और स्वप्न लोक में खोए रहता है। तो किस चीज के बारे में सुम्बा सोचता है? वो है एडवेंचर। फिर दूसरा जो है वो है फेंसेस, गेट्स एंड वॉल्स। फेंस है, गेट है या वॉल्स है। इन द लाइन्स ऑफ द पोएम रेफर्स टू। पोएम में एक लाइन है जहां पर फेंसेस है, गेट्स और वॉल्स शब्द का प्रयोग किया गया है,
तो ये किस चीज के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो वो है चैलेंजेस यानी चुनौतियां। फिर तीसरा है सुम्बा प्लान्स टू हर्डल देम। हियर हर्डल मीन्स, हर्डल शब्द का अर्थ पूछा गया है। पोयम में एक लाइन है जिसमें लिखा है सुम्बा प्लान्स टू हर्डल देम। तो इस वाक्य में हर्डल शब्द का अर्थ क्या है? तो हर्डल शब्द का अर्थ जो है दो प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम नाउन के रूप में हर्डल शब्द को देखें तो हर्डल का मतलब होता है जो रुकावटें हमारे रास्ते में आते हैं, वो हुआ हर्डल। और अगर हर्डल शब्द का हम वर्ब के रूप में या क्रिया के रूप में उसका प्रयोग करें तो हर्डल का मतलब होता है उन रुकावटों या उन बाधाओं से हम आगे निकल जाना, उन बाधाओं को पार कर लेना। तो पोयम में जो लाइन है सुम्बा प्लान्स टू हर्डल देम, यहाँ पर ये वर्ड हर्डल जो है वो वर्ब के रूप में उसका प्रयोग हुआ है, इसलिए उसका अर्थ होगा ओवरकम। हमारा तीसरा प्रश्न है डू एज डायरेक्टेड यानी निर्देशानुसार प्रश्नों का हल करें। तो पहला प्रश्न हमारे लिए है क्वेश्चन टैग वाला प्रश्न है। क्वेश्चन टैग का जो पूरी जानकारी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी हमने क्वेश्चन टैग से संबंधित जो वीडियो बनाया है, आप उसको देखोगे तो समझ में आ जाएगा। आप इतना जान लीजिए कि क्वेश्चन टैग जो है वो किसी भी वाक्य को या किसी भी कथन को पुख्ता करने के लिए, कंफर्मेशन करने के लिए हम उसमें जो छोटा एक प्रश्न लगाते हैं उसको क्वेश्चन टैग बोलते हैं। रूल उसमें ये है कि अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव टैग लगता है और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो पॉजिटिव टैग लगता है। अगर सेंटेंस में हमको मेन वर्ब से अगर हमको टैग लगाना है तो डू, डज, डिड या डोंट, डजंट, डिडंट। उसके साथ जो हमारा वाक्य का जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का प्रोनाउन रूप हमको लिख करके और उस क्वेश्चन टैग के अंत में हमको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है। अगर हमारे वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब का हम पॉजिटिव या नेगेटिव रूप के साथ उस वाक्य का सब्जेक्ट का प्रोनाउन रूप लिख करके फिर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे ये हमारा प्रश्न है द बॉयज प्ले हॉकी, ये क्वेश्चन ये सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें नेगेटिव टैग लगेगा और चूंकि यहाँ पर प्ले जो है वो मेन वर्ब है तो हम उसके हिसाब से, और हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है इसलिए डोंट दे जो टैग है वो लगेगा। तो हम लिखेंगे डोंट दे और साथ में क्वेश्चन मार्क। फिर दूसरा है ही वॉज टॉकिंग ऑन द फोन डैश आई अराइव्ड। ये खाली स्थान में हमको व्हेन या वाइल लगाना है। तो व्हेन और वाइल का रूल ये है कि अगर दो लंबे एक्शंस अगर हो रहे हैं या दो लंबे एक्शंस वाले वाक्य अगर हम बोलते हैं तो उसमें वाइल लगता है, और अगर हम ऐसा वाक्य बोल रहे हैं जिसमें दो एक्शन है, एक छोटा है और एक लंबा है, तो छोटा एक्शन के लिए व्हेन लगाएंगे और लंबे के लिए वाइल। इसका मतलब है अगर हमारा सेंटेंस का जिस हिस्सा में पास्ट टेंस है तो वहां पर हम व्हेन लगाएंगे, अगर हमको उस पास्ट टेंस वाले हिस्से के पहले लगाना है। अगर कंटिन्यूअस टेंस वाला जो हिस्सा है उसके पहले लगाना है तो हम वाइल लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो दो भाग है सेंटेंस का। ही वॉज टॉकिंग ऑन द फोन, आई अराइव्ड, ये दो वाक्य है कि वह फोन में बात कर रहा था और आई अराइव्ड में पहुंचा। तो हमको आई अराइव्ड के पहले लगाना है। तो चूंकि आई अराइव्ड जो है वो छोटा एक्शन है, वो वहीं खत्म हो जाता है, इसलिए उसके पहले हम लगाएंगे व्हेन। फिर तीसरा है ही विजिटेड माई स्कूल, इसको हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस का रूल ये है कि हम पैसिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के जगह चला जाता है, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के जगह चला जाता है, और वर्ब जो है वो टेंस के हिसाब से उसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब जो है हमेशा थर्ड फॉर्म में लगता है। यहाँ पर ही विजिटेड माई स्कूल में ही सब्जेक्ट है, विजिटेड वर्ब है और माई स्कूल ऑब्जेक्ट है, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा माई स्कूल वॉज विजिटेड बाय हिम। चूंकि विजिटेड यहाँ पर पास्ट टेंस है इसलिए वॉज विजिटेड ये आंसर में रहेगा। फिर चौथा है ही सेड टू मी आई लाइक कॉफी, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज करते हैं तो हमारा दो भाग रहता है क्वेश्चन में।
एक है रिपोर्टिंग वर्ब है, एक है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो बदलता है। ये हमको याद रखना है कि कभी भी सेड टू अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब वाले हिस्से में है तो सेड टू का हमेशा टोल्ड हो जाएगा। और पास्ट टेंस के हिसाब से जो अंदर का हमारा वर्ब है वो चेंज होगा और जो सब्जेक्ट है वो भी बाहर के रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। इसलिए इसका हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही लाइक्ड कॉफी। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आता है और इसका एक चीज आप सभी को ध्यान रखना है कि जब पैराग्राफ राइटिंग हमारे लिए आता है तो हमको एक टॉपिक दिया रहता है और उस टॉपिक पे बेस्ड हमको कुछ हिंट वाले सेंटेंस दिए रहते हैं। तो जिसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है तो आप जो हिंट में सेंटेंस दिए हैं उन सारे सेंटेंसेस को लिख करके एक पैराग्राफ बना लीजिए। और नहीं तो फिर आपको अच्छे से अगर लिखना है तो वो जो हिंट वाले सेंटेंस है उनमें हमको कुछ कुछ शब्द जोड़कर ही हम एक छोटा सा पैराग्राफ 5 या 6 वाक्य का बना सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 4 नंबर का रहता है। तो पहला जो इसमें हिंट हमको दिया है, हमारा पैराग्राफ का जो हेडिंग है वो हेल्थ इज वेल्थ है। पहला हिंट है हेल्थ इज अ ग्रेट ब्लेसिंग, जो अपने आप में पूर्ण वाक्य है। दूसरा है अ सिक मैन इज अ बर्डन टू सोसाइटी। सिक मैन यानी एक बीमार आदमी हमेशा समाज के लिए एक बोझ, बर्डन जैसे होता है। मनी कैन नॉट बाई हेल्थ, ये भी सेंटेंस पूरा है कि पैसा कभी भी स्वास्थ्य को खरीद नहीं सकता। चौथा जो हिंट है वो है डाइट, एक्सरसाइज एंड हाइजीन, यानी जो भोजन है या व्यायाम है या स्वच्छता है वो इंश्योर गुड हेल्थ, वो हमको अच्छा स्वास्थ्य का श्योरिटी देता है। और लास्ट वाला जो हिंट है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक, मतलब सुबह के टहलने का या सुबह का सैर करने का जो महत्व है। तो इन 5 हिंट्स को लेकर के हमको पैराग्राफ एक बनाना है। तो पहला जो है हेल्थ इज अ ग्रेट ब्लेसिंग, सेकंड वाला है सिक मैन इज अ बर्डन टू सोसाइटी, तीसरा है मनी कैन नॉट बाय हेल्थ। ये तीनों वाक्य अपने आप में पूर्ण है। तो इसमें जो फेरबदल आप करना चाहते हैं, अगर कुछ शब्दों को इसमें जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं, अन्यथा ये तीनों वाक्यों को आप एक के बाद एक लिख करके और ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब चौथा जो पॉइंट है डाइट, एक्सरसाइज, हाइजीन, तो इसमें हम ये जोड़ सकते हैं डाइट जो है, जो हमारा भोजन है, तो हमारा हेल्दी डाइट यानी अच्छा भोजन या संतुलित भोजन। एक्सरसाइज जो है उसमें हम रेगुलर एक्सरसाइज लिख सकते हैं। हाइजीन यानी स्वच्छता, यानी प्रॉपर सही तरीके का जो स्वच्छता है, इन सबसे हम अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हैं। और इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक, सुबह का सैर के बारे में हम 2 लाइन लिख सकते हैं कि सुबह का सैर जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। तो इस प्रकार से हम कुछ ही शब्दों को जोड़ करके इसको पैराग्राफ बना सकते हैं। अब आप देख लो, हेल्थ इज अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर अस, हेल्थ जो है हमारे सभी के लिए एक वरदान है। अ सिक मैन इज अ बर्डन टू सोसाइटी, एक बीमार आदमी हमेशा सोसाइटी के लिए एक बोझ है। मनी कैन नॉट बाई हेल्थ, कोई फेरबदल नहीं। और हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज एंड प्रॉपर हाइजीन एंश्योर गुड हेल्थ। मॉर्निंग वॉक के लिए हम ये लिख सकते हैं कि मॉर्निंग वॉक इज वेरी बेनिफिशियल एंड इम्पॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। उसके बाद हमारा 5वां प्रश्न जो है उसमें एक अनसीन पोयम है, अपठित पद्यांश, जिसको हमको पढ़ के समझना है और उस पर आधारित हमको प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो ये भी हमारा 5 नंबर का आता है। अब इसमें जो पोयम दिया है उसको देखो, स्टोन वॉल्स डू नॉट अ प्रिजन मेक, मतलब जो दीवार होता है, पत्थर का दीवार जो है वो हमारे लिए प्रिजन नहीं बनाता है। प्रिजन यानी होता है जेल, कारागार या कारागृह। नॉर आयरन बार्स अ केज, ना ही हम आयरन बार्स, आयरन या लोहे के छड़ों से ना ही हम पिंजरा भी नहीं बनाते। माइंड्स इनोसेंस एंड क्वाइट, जो मन का जो शुद्धता है, इनोसेंस है, जो शांत मन जिसका है, टेक दैट फॉर ए हर्मिटेज। हर्मिटेज यानी जैसा संत लोग एकदम शांत मन के रहते हैं, तो हमारा मन ही है, अगर हमारा मन शांत है तो हमारे लिए इस प्रकार का कोई भी बाधा नहीं उत्पन्न हो सकता है। इफ आई हैव फ्रीडम इन माई लव,
अगर मुझे स्वतंत्रता मिले, एंड इन माई सोल आई एम फ्री, यानी मैं तन मन से अगर फ्री हूं, स्वतंत्र हूं, एंजल्स अलोन दैट सोर अबव एंजॉय सच लिबर्टी, तो परियां जो ऊपर रहती हैं वही इस प्रकार की लिबर्टी यानी स्वतंत्रता को एंजॉय करते हैं। तो ये पोयम जो है वो हमको सीधे शब्दों में ये बताना चाह रहा है कि अगर हम मन से हार गए या हम किसी चीज को मन से अपने रास्ते का अड़ंगा या रुकावट अगर मान लेते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर हम मन से शांत है, हमारा मन निर्दोष और सीधा साधा है, तो हम किसी भी प्रकार का स्वतंत्रता और सुख का भोग कर सकते हैं। इसमें है चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, सही विकल्प को चुनना है। इट इज ओनली एन इनोसेंट एंड क्वाइट माइंड दैट मेक्स, ये तो हमको पोयम से पता चल गया है कि इनोसेंट और क्वाइट माइंड जो है वो हमारा जीवन को कैसे बना देता है, हर्मिटेज यानी एक संत का जीवन जैसा रहता है वैसा बना देता है। तो हर्मिटेज इसका आंसर है। फ्रीडम इन लव इज एंजॉयड बाय, लव में जो फ्रीडम है, प्रेम में जो हमको स्वतंत्रता है, उसको कौन एंजॉय करता है, तो पोयम के हिसाब से वो है एंजल्स। और तीसरा प्रश्न जो है, केज एंड प्रिजन इन द पोयम मीन्स, जो केज और प्रिजन, केज यानी होता है पिंजरा, प्रिजन यानी होता है कारागृह, ये दोनों किस चीज के संकेत हैं, ये दोनों जो है बाउंड्रीज, बाउंड्रीज यानी जो हमारे सामने जो रुकावटें हैं उसका संकेत ये है। तो केज एंड प्रिजन इन द पोएम मीन्स बाउंड्रीज। तो इस प्रकार से हमारा जो ये 5वां असाइनमेंट है वो यहाँ समाप्त होता है। और आपको अच्छे से मतलब ध्यान ये रखना है कि आप असाइनमेंट में जो भी प्रश्न आपको दिए गए हैं उसको लिखना भी है और अच्छे से याद भी करना है, क्योंकि हमारा जो बोर्ड एग्जाम का प्रश्न इसी पर आधारित आएगा, पैटर्न ये रहेगा। तो आपको प्रैक्टिस के लिए ये असाइनमेंट दिया जा रहा है। साथ में इसका जो वेटेज है, जो 35 से 40% का जो बोर्ड एग्जाम में असाइनमेंट पर जो हमको वेटेज दिया गया है उसका ध्यान रखते हुए सभी लोगों को ये असाइनमेंट पूरा करना है, समय पर करना है। और जो भी आप लिखोगे उसको अपने पास रखना भी है, ताकि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी जब करो तो असाइनमेंट को भी आपको पढ़ना है। आप हमारा अगला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि हमारे अगले वीडियो में बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए चुने हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर होंगे, जिसको आप सुनेंगे, समझेंगे और याद करेंगे, और जो आपको सफलता की ओर तो निश्चित ही लेके जाएगी। तो अगला वीडियो आपके लिए बहुत जल्द आने वाला है। थैंक यू।